स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब करियर्स। होप सो आप सभी बढ़िया होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपनी लेक्चर कैडर की पीवाईक्यू की सीरीज डिस्कस कर रहे हैं, तो आज हम कुछ आगे वाले क्वेश्चंस देखेंगे। आज ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हम देखेंगे वो डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस होंगे और स्टैटिस्टिक्स से होंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ क्यूइंग सिस्टम MG1 has a single channel, an exponential inter-arrival time distribution, arbitrary service time distribution, all of these। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। एस इसका नेम क्या सजेस्ट कर रहा है, MG1 जो क्यूइंग सिस्टम है हमारे पास। M is for मार्कोवियन और पॉइजन अराइवल। ठीक है, यहां से कौन सी वाली ऑप्शन आती है हमारे पास, ये एन एक्सपोनेंशियल इंटर अराइवल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद G स्टैंड्स फॉर जनरल और आर्बिट्रेरी सर्विस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। एंड दिस वन स्टैंड्स फॉर सिंगल सर्वर और चैनल। तो यहां से हमारे पास ऑप्शन ए, बी और सी तीनों सही होगी। ठीक है, क्योंकि ये तीनों ही इसकी क्या है, एक्सपेंशन है MG1 की। सो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर था। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस फॉर लार्ज सैंपल n वी यूजुअली मीन। ठीक है, ये आपको लर्न करना है कि लार्ज सैंपल के लिए हम n की वैल्यू क्या लेते हैं, हमेशा ग्रेटर देन 30 लेते हैं, और स्मॉल सैंपल अगर आ गया तो उसके लिए जो n की वैल्यू होती है वो लेस देन इक्वल टू 30 होती है। ठीक है, इसे अच्छे से एक बॉक्स में डाल के लिख लो कि जो लार्ज सैंपल है उसके लिए n की वैल्यू ग्रेटर देन 30 होती है और स्मॉल के लिए लेस देन इक्वल टू 30 होती है। तो यहाँ पे n ग्रेटर देन 30 ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे स्टैट्स के कुछ क्वेश्चन। इसके बाद आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है जीपी से। 3 numbers form an increasing GP। ठीक है, 3 numbers कौन कौन से कोई लेट कर लेते हैं हम अपनी तरफ से, ए आर स्क्वायर। इंक्रीजिंग जीपी में जो कंडीशन आर पे होती है वो कौन सी कंडीशन होती है, दैट आर इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, 3 numbers form an increasing GP if the middle term is doubled। मिडल टर्म को क्या करना है, डबल कर लेना है। डबल करके क्या आ जाएगी मिडल टर्म, a, 2ar, AR squared। देन द न्यू नंबर्स आर इन AP। तो जो नए नंबर होंगे यानी कि ये सारे किस में होंगे, AP में होंगे। और AP का क्या फॉर्मूला होता है, AP का फॉर्मूला लगाओ, ट्वाइस ऑफ दिस इक्वल्स एडिशन ऑफ A प्लस AR स्क्वायर। यहां से क्या आएगा, 4AR इक्वल्स A प्लस AR स्क्वायर। यहां से A को कॉमन ले लो और कैंसिल आउट कर दो। 4AR इज इक्वल टू A 1 प्लस R स्क्वायर। A क्या हो गया, यहां से कैंसिल आउट हो गया, और इसको सॉल्व करके R की वैल्यू निकाल लो। सिंपल क्वाड्रेटिक है, सॉल्व करो इसको। क्या आएगा, आर स्क्वायर माइनस 4R प्लस 1 इक्वल 0। आर स्क्वायर माइनस 4R प्लस 1 इक्वल 0। इसको सॉल्व करोगे जब, तो आपके पास R की दो वैल्यूज आएंगी, वो आएंगी 2 प्लस माइनस √3। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगी 2 प्लस माइनस √3। ये ऑप्शन वैसे तो सी और डी दोनों में है, बट फिर एक कंडीशन ध्यान से चेक करनी है
कि हमें क्या कहा गया है, इंक्रीजिंग जीपी को देखना है। इंक्रीजिंग जीपी जो है उस केस में क्या होता है, आर की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। तो इन दोनों में से ग्रेटर देन 1 सिर्फ एक ही है, वो है 2 प्लस रूट 3। अगर आप 2 माइनस रूट 3 की वैल्यू निकालोगे वो तो लेस देन 1 होगी ना, तो इसका एक ही आंसर आएगा, दैट इज 2 प्लस रूट 3, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो है वो हमें ध्यान से रीड करनी है कि कौन सी जीपी पूछी है। अगर इंक्रीजिंग पूछी है तो आर ग्रेटर देन 1 ले लेना है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है ये। 0 to 4 mod of x minus 1। सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए मॉड एक्स फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। या तो ये ग्राफ से भी हो सकता है, ठीक है, ये तो जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड होता है वो क्या कहता है कि जैसे एक्स मॉड है, इसकी एक्सपेंशन क्या होती है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे एक्स और एक्स लेस देन 0 पे माइनस एक्स। अब मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 की एक्सपेंशन बताओ क्या होगी, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 की mod of x minus 1 equals x minus 1 x greater than equal to 1 and 1 minus x x less than 1। अब इसे हम कहाँ पे ब्रेक करेंगे, 0 to 4 जा रहा है ये, कहाँ पे ब्रेक करेंगे इसे, 1 पे ब्रेक करेंगे। 0 से 1 तक फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 1 से छोटी वाली दैट इज 1 माइनस एक्स dx, और 1 से 4 पे जो वैल्यू होगी वो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 की वैल्यू क्या है, x माइनस 1 dx। अब बस हमें इसको सॉल्व करना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इजी था ना ये क्वेश्चन, सॉल्व करके भी देख लेते हैं एक बार इसको, क्या आंसर आता है हमारे पास। x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स 1 से 4, उसके बाद 1 माइनस 1 बाई 2 प्लस 16 बाई 2 माइनस 4 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1, ये 1 माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 कैंसिल आउट, 2 8 आर 16, 8 माइनस 4 4, 4 प्लस 1 इज 5। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया इसका, 5। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कैलकुलेशंस चेक कर लो एक बार, ठीक है, कुछ नहीं करना इसमें, बस हमें सेपरेट करना था 1 पे फंक्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो इतनी देर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ a and b are 2 unit vectors then the vector a vector plus b vector cross a vector cross b vector is parallel to the vector। ये कौन से वेक्टर के पैरेलल होगा, ये कैसे पता लगेगा, या तो इसको हम ज्योमेट्रिकली देख सकते हैं, ठीक है, या एक और चीज कर सकते हैं, कोई एग्जांपल लेट करते हैं, जैसे कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर यूनिट वेक्टर्स है ना, यूनिट वेक्टर किस तरह के दिखेंगे, जैसे ए वेक्टर को मान लो 1 i कैप ले लिया मैंने, ठीक है, और बी वेक्टर भी यूनिट वेक्टर है, इसको ले लो 1 j कैप, ठीक है, उसके बाद ये वेक्टर किस वेक्टर के पैरेलल है ये चेक करना है ना हमें, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज पैरेलल टू द वेक्टर। अब ए और बी की वैल्यूज ये वाली इसमें पुट कर दो और देखो क्या आ रहा है, ये तो बन गया आई कैप प्लस जे कैप क्रॉस आई कैप क्रॉस जे कैप, है ना। अब हमें पता है आई जे के पे ये सर्कल होता है, आई क्रॉस जे की वैल्यू क्या होगी, के, सो आई प्लस जे क्रॉस के, ठीक है, उसके बाद आई क्रॉस के प्लस जे क्रॉस के, आई क्रॉस के की वैल्यू क्या होगी, उल्टा घूम रहा है तो नेगेटिव ऑफ जे, माइनस जे कैप प्लस जे क्रॉस के की जे क्रॉस के इज आई, सीधा घूम रहा है तो पॉजिटिव साइन आएगा। नाउ जे क्या है हमारे पास, बी वेक्टर,
माइनस बी वेक्टर प्लस आई कैप क्या है, ए वेक्टर। सो आंसर क्या बना हमारे पास, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। कौन सी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज राइट आंसर। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन को जितना सिंपल हो सकता है उतना बनाना है। तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, एग्जाम्पल्स यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ हम इसको प्रूव करें, या फिर अगर ज्योमेट्रिकली देखना आता है तो वो सबसे अच्छा है, नहीं तो ये एग्जाम्पल बेस्ट है इस क्वेश्चन के लिए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वेक्टर से ही क्वेश्चन है ये। ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर ये रहा, एंड द ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। इसका फॉर्मूला लगेगा ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। वो वैसे दे भी रखी है आपको कि ये है, और आपको निकालना क्या है, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू निकालनी है कि लैम्डा क्या आएगा। अब इस क्वेश्चन को किस तरह अप्रोच करें, जैसे जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आया सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर इस प्रोजेक्शन बी ए, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। इसका फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर मॉड का स्क्वायर इनटू ए वेक्टर, ये फॉर्मूला होता है इसका। अगर तो फॉर्मूला पता है तो ये 1 मिनट का क्वेश्चन भी नहीं है। प्रोजेक्शन आपको क्या दे रखी है, 4/3 आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। अगर हम ध्यान से देखें ये ए वेक्टर ही है, तो अगर उसको मैं ए वेक्टर से रिप्लेस कर दूं तो कोई दिक्कत, ठीक है। उसके बाद ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आएगा, इनकी डॉट निकालो, लैम्डा प्लस 3 प्लस 1 अपॉन ए वेक्टर मॉड का स्क्वायर क्या होगा, रूट ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 1 रूट ऑफ 3 का स्क्वायर डेट इज 3 इंटू ए वेक्टर। अब हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, ए वेक्टर और ए वेक्टर कैंसिल हो गए, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 4 इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 3 प्लस 1 इज 4 एंड लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 0। ये तो सिंपल कैलकुलेशन ही थी, लैम्डा की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। जो हमें पता होना चाहिए था वो क्या था इसमें, सिर्फ ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को अच्छे से देख लेना, ये वाला फॉर्मूला है, ये पता होना चाहिए था बस इस क्वेश्चन के लिए। इसको नोट डाउन कर लेना अपनी फॉर्मूला शीट पे अलग से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर द एफिशिएंट यूज ऑफ stratified sampling the nature of various strata should be। ठीक है, अब स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के लिए हमारे पास डाटा किस तरह का होना चाहिए, इसका एफिशिएंट यूज तभी होगा अगर हमारे पास बहुत ही मिक्स सा डाटा है। नॉर्मल अगर होमोजीनियस डाटा हो ना, होमोजीनियस मतलब एक जैसा डाटा है, तो कोई भी सैम्पलिंग काम कर जाएगी, रैंडम सैम्पलिंग काम कर जाएगी, ठीक है। बट अगर हम स्ट्रेटिफाइड को यूज कर रहे हैं, इट मीन्स जो हमारा डाटा है ना वो बहुत उसमें क्योस है, तो इसलिए हम कौन सी ऑप्शन टिक करेंगे इसमें, हेट्रोजीनियस वाली ऑप्शन टिक करेंगे कि हमारा जो स्ट्राटा है वो किस तरह का होना चाहिए, वो हेट्रोजीनियस काइंड ऑफ होना चाहिए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, इनमें से कौन सी करेक्ट है वो बतानी है। डिटर्मिनेंट ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, सबको पता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है +-1, बट इन्होंने आपको क्या दिया, इज ऑलवेज 1 नहीं होता, -1 भी हो सकता है, ठीक है। इफ द होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस इज सच दैट determinant of a not equal 0 then the system has infinitely many solution। तो क्या सिस्टम के पास infinitely many solution होंगे, नो। अगर ax इक्वल 0 है और a डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो इसके पास यूनिक ट्रिवियल सोल्यूशन होगा, है ना। तो ये बात तो गलत है। उसके बाद इफ लैम्डा इज अ कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ अ मैट्रिक्स A देन लैम्डा इनवर्स इज कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ A इनवर्स। यस, ये तो प्रॉपर्टी है, तो ये ऑप्शन सही है कि अगर
लैम्डा आइगन वैल्यू है ए की, तो लैम्डा इनवर्स जो होगी वो ए इनवर्स की आइगन वैल्यू होगी। ये ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन भी देख लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ निल पोटेंट मैट्रिक्स हैज इट्स मॉड्यूलस यूनिटी। निल पोटेंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो वैसे ही 0 होता है, तो मॉड्यूलस यूनिटी क्रॉस हो गया ये। सो ए की ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑर्थोसेंटर ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट ए। ये सबसे इजी क्वेश्चन है अगर आपको ऑर्थोसेंटर की डेफिनेशन पता है, ठीक है। तो सोचो क्या आंसर आएगा इसका। किस तरह का ट्राइंगल दिखेगा ये? राइट एंगल ट्राइंगल है ना, राइट एंगल डेट ए है। वैसे भी जो भी राइट एंगल में जहां पे राइट एंगल्ड होता है, जैसे कि इसमें ए है, वो ही इसका ऑर्थोसेंटर होता है। ये भी पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता तो जो भी ऑल्टीट्यूड्स हैं जो राइट एंगल टुवर्ड्स जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे ए सी है, ठीक है, या फिर बी ए है, जो इसके टुवर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन। ए बी ए सी के देखो इधर परपेंडिकुलर है, तो इंटरसेक्शन ऑल्टीट्यूड्स की जिस भी एंगल पे होगी वो उसका ऑर्थोसेंटर होगा, ठीक है। ये इस पे आ रहा है, ये इस पे आ रहा है। ओपोजिट वर्टिसेस से जिसकी टुवर्ड्स, ठीक है, क्या होगी, इंटरसेक्शन होगी, वो क्या होगा हमारे पास, ऑर्थोसेंटर होगा। और ऑर्थोसेंटर कौन है इस केस में? ए ऑर्थोसेंटर है, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो एक बार, रीड करो क्वेश्चन को। द इनइक्वालिटी z-4 mod लेस देन z-2 mod रिप्रेजेंट्स द रीजन। कौन से रीजन को ये रिप्रेजेंट करता है? चेक करो। अब मान लो मेरे को कुछ नहीं पता ये क्वेश्चन के बारे में, बस मेरे को ये पता है कि जो z होता है ना वो x प्लस आयोटा y फॉर्म में लिखा जाता है। मैंने लिख दिया, यहां तक हो गया। इसके बाद अब मॉड को कैसे सॉल्व करते हैं? रूट ऑफ रियल पार्ट्स का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है। रूट से रूट कैंसिल आउट हुआ, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर हो जाएगा, बचेगा क्या? कैलकुलेशंस कर लो। -4x प्लस 4, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये इधर आके 2x बन गया। या फिर ऐसे करो 16 - 4 इधर ले आओ, 12 बना, लेस देन ये उधर जाके बना -2x, -2x ही बनेगा। कुछ तो गड़बड़ हुई है यहाँ पे, लेट मी चेक। -4 आ गया, लेस देन x प्लस आयोटा y, x -2 होल स्क्वायर आ गया, प्लस y स्क्वायर आ गया, x स्क्वायर -2ab, यहाँ पे 8x आएगा ना, यहाँ पे 8x आएगा, प्लस 16 x स्क्वायर -4x प्लस 4, ठीक है। ये उधर गया, ये 4 बना, ये 4 बना, और ये 3 बना, और ये जो है ये रियल x है ना, रियल पार्ट ऑफ z लिख सकते हैं हम x को। x जो होता है वो z का रियल पार्ट ही होता है। कैसे? z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, तो रियल पार्ट ऑफ z क्या होता है? x, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होता है? y। तो यहाँ पे x बचा था, ये कैंसिल आउट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सी आ गई सही हमारे पास? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज ऑफ सेकंड ऑर्डर एंड 4th डिग्री। इसका ऑर्डर 2 है और डिग्री 4 है। ऑर्डर तो 2 है बट इसकी डिग्री क्या है? 3 है।
और हमारे पास यहाँ पे क्या लिखे कि कौन सी डिग्री है, 4th डिग्री है, तो ये तो इनकरेक्ट होगी और हमें कौन सी बतानी है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है हमें। नेक्स्ट वाला देखो, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, अगर हम इसे सॉल्व भी करके देखें, इज इक्वल टू वाई डी एक्स लिख लो इसको, डी वाई बाय वाई इक्वल्स डी एक्स बाई एक्स, क्या बनेगा, डी वाई बाय वाई क्या होता है, लॉग वाई इक्वल्स लॉग एक्स प्लस लॉग सी, y इज इक्वल टू सी एक्स। तो यहां से क्या पता चलता है, क्या ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस, y इज इक्वल टू एम एक्स है ना, दिस रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस। बट हमें क्या कहा गया है, पैराबोला, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, इनकरेक्ट होगी। उसके बाद सी ऑप्शन को रीड करो अच्छे से, the differential equation of all circles which pass through the origin and whose center lie on y-axis is this। अब ये तो सॉल्व करना पड़ेगा, पेपर में हम सॉल्व करने से बचेंगे, तो इसलिए हम पहले डी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, बाद में सी ऑप्शन को चेक करेंगे, ठीक है। तो डी ऑप्शन क्या कहती है कि जो इक्वेशन ये है एम डी एक्स एन डी वाई टाइप की, वो एग्जैक्ट नहीं है। अब इसको चेक करना इजी है, ये फटाफट से चेक हो जाएगा, तो चेक करके देखते हैं। ये है m, ये है n, है ना, कर्ल m बाई कर्ल y क्या आएगा, -4xy, यही आएगा, कर्ल m बाई कर्ल y, यस, -4xy प्लस 4y क्यूब, ठीक है। उसके बाद कर्ल n बाय कर्ल x करते हैं, कर्ल n बाय कर्ल x क्या आएगा, बाहर जो माइनस पड़ा है वो 4xy माइनस 4y क्यूब, ये आपस में इक्वल आगे प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपस में इक्वल आगे, तो ये किस तरह की इक्वेशन है, ये एग्जैक्ट इक्वेशन है। बट यहाँ पे क्या दिया गया है कि इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट, तो ये करेक्ट तो नहीं हुआ, हमें करेक्ट बताना है ना, तो ये करेक्ट तो नहीं हुआ, तो ये भी क्रॉस हो गया। तो कौन सी ऑप्शन सही बची, ऑप्शन नंबर सी। सी को सॉल्व करके देख लेना, सही आएगी। हिंट दे देती हूँ मैं कि किस तरह से करनी है ना, हिंट ले लो इसका, या आप खुद ट्राई करना। हिंट है इसका, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स व्हिच पास थ्रू ओरिजिन एंड हुज सेंटर लाइज ऑन वाई एक्सिस। उसका सेंटर वाई एक्सिस पे है ना, तो वाई एक्सिस पे जो सेंटर होगा वो किस तरह का दिखेगा, 0,a टाइप का दिखेगा, राइट। तो इक्वेशन क्या बनेगी, a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। बस अब इसको डिफरेंशिएट कर देना है और फिर a की वैल्यू इसमें से निकाल के वापस पुट करनी है, और आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या है हमारे पास, करेक्ट है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ दिस इक्वेशन इज दिस। पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते थे हम, 1/d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 3e माइनस 3x, ये है इसका पी आई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि जो ये इसकी पावर है ना, इसको फिल करना है एट द प्लेस ऑफ d, और जब आप इसको फिल करोगे इस d में, तो हमारे पास डिनोमिनेटर क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो फिर उसका क्या मेथड था उसको सॉल्व करने का, कि इसको x से आप मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले का डेरिवेटिव कर दो, 2d प्लस 4 आ जाएगा। अब -3 को फिर से फिल करो, अब क्या बनेगा, -6 प्लस 4 इज -2, मैच करो इसको उससे, सेम आ गया ना। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, पहली करेक्ट होगी, बाकी चेक करने की जरूरत भी नहीं है। अगर एक बार देखनी है बाकी की भी देख लो। सिंगुलर सॉल्यूशन किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन बाय गिविंग पर्टिकुलर वैल्यू टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट नो। पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा ना उससे। तो उसके बाद सी पार्ट में 1/d - 2 sin x, sin x आ गया, तो
इसका कभी भी tan इनवर्स फॉर्म में तो जाता ही नहीं है, देख के ही गलत लग रहा है। बाकी अगर आपको चेक भी करना है तो d+2 से नीचे मल्टीप्लाई और d+2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है, और फिर आपको अपना वो जो बेसिक मेथड होता है वो लगा के इसका आंसर आ जाएगा। बट इसका आंसर कभी भी ये नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद डी ऑप्शन देखो, जो ये इक्वेशन है ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ध्यान से देखो, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 डिग्री, इसको y(x) हो जाएगा, ये 2 डिग्री हो गया। ये होमोजेनियस हो सकती है? कभी कभी होमोजेनियस नहीं होगी ये, ठीक है। तो ये देखते सारी गलत है, सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्सिडरी इक्वेशंस ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस आर। सब्सिडरी इक्वेशन हमें अच्छे से पता है कौन सी होती है। और फॉर्म क्या होती है? ये P होता है, ये Q होता है, ये R होता है। इसमें तो कुछ भी नहीं करना था, बस P की वैल्यू पुट कर दो, Q की वैल्यू पुट कर दो, R की वैल्यू पुट कर दो। ये जो x है ये ऊपर चले जाएगा, x² xy², ठीक है। कौन सी ऑप्शन है ये? एज इट इज बी ऑप्शन है, dx/y² z इक्वल्स dy/x² z इक्वल्स dz/y²x, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंप्लीट सोल्यूशन निकालना है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है ये। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि इक्वल टू 0 ही है, इज गिवन बाय, इसको आप d लिख सकते हो 2d² + 5dd' + 2d' इक्वल 0, ठीक है। इसकी इक्वेशन किस तरह की बनेगी? 2m² + 5m, d' को हम 1 कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ से आप निकाल लो इसको, 4m + m + 2 इक्वल 0, 2m आ जाएगा m + 2, 1m + 2, 2m + 1, m + 2 इक्वल 0। सिंपल बस कैलकुलेशन ही है इसमें, और कुछ नहीं है। m इक्वल्स -1/2, m इक्वल्स -2, और z की वैल्यू क्या होगी? y + mx टाइप होती है, तो अगर मैं -½ पुट करूँ तो 2y - x हो जाएगी, प्लस f(2) क्या होगा? y + mx टाइप होती है तो y - 2x। सो ये देखो कौन सी ऑप्शन में है, चेक करो कौन सी ऑप्शन में आई। 2y - x, 2y - x वो रहा, और y - 2x, वो y + 2x है। ये रही ऑप्शन नंबर सी। मैच कर लो, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे इसको F2 लिख दो चाहे इसको F1 लिख दो, एक ही बात होती है, ठीक है। चेक कर लो एक बार ये वाला क्वेश्चन, समझ आ गया? क्लियर है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और शिफ्टिंग ऑपरेटर से, ठीक है। अब इसके लिए आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए था, बस फॉर्मूला पे ही क्वेश्चन है। इसका फॉर्मूला होता है E-1, मतलब रिलेशन कह लो आप, शिफ्टिंग ऑपरेटर और फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में। बैकवर्ड में क्या होता है? इसको ही बैकवर्ड लिख दो और e की पावर -1, ठीक है। अब ध्यान से देखो, पहली ऑप्शन देखो, e = 1 - डेल्टा। अगर इसको इधर लेके आओ तो ये 1 + डेल्टा बनेगा, तो ए ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे प्लस आ गया तो ये भी कैंसिल होगी। सी वाला देखो, अगर हम इसको ई इनवर्स को इधर ले आओ, 1 - डेल्टा ले आओ, इनवर्स उधर चले जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? सी ऑप्शन बन गई हमारे पास एज इट इज। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सिर्फ ये दो फॉर्मूले पता होने चाहिए थे, इन्हें अच्छे से लर्न कर लो, इसे अलग से लिख लो, ये दो फॉर्मूले।
मतलब कि जो रिलेशन है शिफ्टिंग ऑपरेटर में और फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में, वो फॉर्मूले अलग से लिख लेना, बस ये पता होना चाहिए था। इसी के साथ खत्म होती है आज के हमारी पीवाईक्यू की सीरीज। ठीक है, बाकी के थोड़े से पीवाईक्यूज रह गए, वो हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।